एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। बहुत लेट हो गया है, सॉरी, बट कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, करने में प्रॉब्लम था, बट अब सब कुछ ओके है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे भी रेस्टिंग पीरियड में चले गए होंगे कि अब तो छुट्टी है, मजा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, हमारा जो 11th होता है ना, सबको लगता है कि 11th जो है हम उसमें मौज मस्ती कर लें, घूम लें, फिर लें। क्या ये बोर्ड तो देना है नहीं, अभी तो बोर्ड से निकले हैं। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, जो आपका 11th है ना, वो 10th और 12th का इंटरमीडिएट पीरियड है। और इंटरमीडिएट पीरियड जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहती हूँ। आप बोल सकते हो कि जैसे हमारा बचपन होता है, ठीक, हमारी 3 एज होती है। एक बचपन होता है, एक हम यंग स्टेज में आते हैं, ठीक, एक ओल्ड स्टेज में आते हैं, वृद्धावस्था मतलब चाइल्डहुड में, फिर उसके बाद हम यंग में, फिर उसके बाद किस में आते हैं? ओल्ड एज में, वृद्धावस्था में। तो हमारे बिगड़ने के चांसेस किस में है ज्यादा? जल्दी से बताओ कमेंट में। हमारे बिगड़ने के चांसेस तो यंग स्टेज में होते हैं ना। बहुत मन करेगा, दुनिया रंगीन दिखेगी, यहाँ जाए वहां जाए, ये चीजें करें। तो बिल्कुल उसी तरह 11th है आपका। अगर इसमें नहीं संभले, नहीं अच्छे से पढ़े, तो फिर आप ये जान लो कि आप बहुत चीजों को छोड़ रहे हो। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जानोगे, सीखोगे, समझोगे, ठीक। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों का कमेंट है कि हमारे पास नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या मैं सिलेबस पूरा करवा पाऊंगी कि नहीं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप डरिए नहीं, बिल्कुल आराम से चीजों को पढ़ते चलिए। और रही बात नोट्स की बेटा, तो नोट्स जो मैं लिखवा रही हूँ वही नोट्स मेरा प्रॉपर है। मैं अलग से नोट्स कहीं प्रोवाइड नहीं कराती हूँ। जो मेरा नोट्स है, जो मैं आपको दे रही हूँ, वही मेरा ये मानना है कि आप बैठो, लेक्चर देखो। और मैं लेक्चर भी बहुत बड़ा नहीं करती हूँ। आप देखो कि 25-30 मतलब 40 मिनट से कम ही लेक्चर होते हैं, इतने कम होते हैं। आप लेक्चर को देखो, कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ, उसको समझो। और मेरा ये भी मानना है कि आप नोट्स बनाओ बेटा, प्रॉपर पढ़ो, और अपने प्रीवियस ईयर, बोर्ड वाले बच्चे सुने, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आपसे बन जा रहा है या फिर नहीं बन रहा है, कोई समस्या आ रही है, तो कमेंट में बताओ। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब पढ़ लो, फिर उसके बाद जब बोर्ड एग्जाम दो, जब तुमसे ना हो पाए तब हमें कमेंट में बताना, तब कहना कि जो भी पढ़ाया था सब बेकार था, ठीक, तब बताइएगा। लेकिन अभी के लिए बेटा मैं यही कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा इधर उधर ना भटके। आप चीजों को जहां से भी पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रही हूँ बस मुझसे ही पढ़ो, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ कि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें आपका बोर्ड क्लियर हो रहा है बेटा। पूरे नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, आप चाहे किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड, मतलब कि यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो, मतलब हिंदी मीडियम के कोई भी बच्चा हो, ठीक, वहां से पढ़ो। नोट्स को अपने खुद बनाओ। मेरा ये भी मानना है कि नोट्स जब तुम स्वयं बनाते हो ना, तुम्हें स्वयं पढ़ने में अच्छा लगता है। बना बनाया मिल जाएगा, पीडीएफ निकलवा लोगे, रखे रहोगे। जैसे कुछ चीजें होती है ना, मोबाइल में हम पढ़ लेंगे मोबाइल से, बेटा मोबाइल में पढ़ा ही रहता है। तो आप निकालो, अपने से बनाओ, अपने से चीजों सीखो, पढ़ो, समझो, ठीक है। ये यकीन मानो कि मैं सिलेबस भी पूरा करवाऊंगी। सिलेबस तुम्हारा टाइम से पहले पूरा होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, हम क्वेश्चंस भी अटेंड करेंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप इसमें बताना हमें। बाकी अभी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट होना चाहिए, ठीक। चलिए हम लोग अपने सिलेबस को पूरा करते हैं, आगे कंटिन्यू। तो हमारा जो टॉपिक होता था वो क्या होता था? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्वांटम संख्याएं पढ़ रहे थे कि हमारे मुख्य क्वांटम संख्याएं जैसे होती थी, क्या क्या होती हैं। जो हमारे 4 क्वांटम संख्याएं थे, उसमें से 2 पढ़ लिए थे, 2 को और कवर करना था। बाकी आज इस चैप्टर को पूरा हम लोग खत्म कर देंगे। थोड़ा टाइम ज्यादा भी लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको पूरा खत्म कर देंगे। तो देखते हैं आगे क्या टॉपिक है हमारा, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। तो हेडिंग बनाइएगा आप लोग, चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा गया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए बोला गया है, कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। फिर बोलते हैं कि बोला क्या जा रहा है, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को दर्शाता है। अर्थात इसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कोई भी उपकोष कक्षकों से मिलकर बना है। कोई भी आपका उपकोष होगा, क्या वो कक्षकों से मिलकर बना है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। फिर बोला क्या जा रहा है, कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान, आपको क्या बोला जा रहा है, कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान अगर कितना दिया है, -1 से +1 तक होता है। यदि L का मान 2 हो तो कक्षक D होगा।
क्या होगा कक्षक डी होगा। ये आपको पहले पढ़ाया गया होगा, आपको याद होगा बेटा। तो आपको ये भी चीज बताई जाती है ना कि जो हमारा कक्षक होते हैं कौन होते हैं, एस पी डी एफ। कौन होते हैं, एस पी डी एफ। आपको बताया गया होगा कि एल का मान अगर 0 है, एल का मान अगर 1 है, एल का मान 2 है, एल का मान 3 है, तो हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे कक्षक होंगे। तो एल का मान जब 0 होता था तो आपको बताया गया होगा कि एस होगा, एल का मान जब 1 होगा तो पी, एल का मान 2 होगा तो डी, एल का मान 3 होगा तो एफ। ये चीजें मैंने नोट करवाया है, आपको बताया भी है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ से बोला जा रहा है डी होगा। बात सही है बिल्कुल, क्योंकि एल का मान 2 है तो यहाँ पे भी 2 है तो डी होगा। कक्षीय क्वांटम संख्या का मान ये हो जाएगा। इसमें कक्षीय स्पिन, ठीक, कक्षीय क्वांटम का मान संख्या का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब जितना नंबर हमें दिया है ना, पहले उसको माइनस में ले जाओ 0 तक, फिर उसके बाद प्लस में ले जाओ वहां तक जहां तक जो नंबर दिया गया है। क्लियर हो पा रहा है। इसी तरह मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूं, यदि फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि यहाँ पर यदि एल का मान, या फिर एल का मान नहीं, एल बराबर 3 हम कर देते हैं, ठीक। एल बराबर यहाँ पर अगर हमने 3 कर दिया तो आपसे पूछा जाएगा कक्षीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा, ठीक। तो कक्षीय, यहाँ पे अगर मैं पूछूं आपसे कक्षीय क्वांटम चुंबकीय चुंबकीय क्वांटम का मान आप बिल्कुल बता सकते हो, ठीक। क्या क्या होगा, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, एल का मान 3 है, एल का मान 3 है तो आपको निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे निकाले हो ना ये चीज कक्षीय क्वांटम संख्या का मान, देखो इधर, तो क्या निकालोगे यहाँ पे, एल का मान अगर 3 आ गया तो कैसे करोगे, पहले माइनस में लेके चलो, -3, -2, -1, फिर उसके बाद 0 पर आ गया। जब 0 पर आ गया तो तुम प्लस में लेके जाओ, प्लस में फिर उल्टा नहीं ले जाना है 1 2 3 ऐसे करके। ये नहीं कि मैम 3 2 1 करें, नहीं, इसको फिर से क्या ले जाओ, 1 से लेकर जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से हो गया। इसमें कोई भी देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे गए। बिल्कुल इसमें कोई भी इम्पोर्टेंस, मतलब कि इसमें तुम कह सकते हो कि इसमें कुछ भी जानने समझने वाली चीजें नहीं है। बस आप एक बार जानो, सीखो, प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा आपको निकालने। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर आपसे उपकोष की बात कर दूं, यहाँ पे सुनना ध्यान से। अगर आपके पास ये है उपकोष, ठीक, उपकोष मैंने क्या दे दिया, एन दे दिया, सॉरी क्या दिया बेटा, एस पी डी और एफ, ठीक। ये हमारे पास उपकोष हो गए हैं। एल का मान अगर मैंने दे दिया यहाँ पे, एल का मान दिया 0, क्या दे दिया 0 1 2 3। अब देखो वहीं से चीजें तुमको क्लियर होने लगी कि मैम हो क्या रहा है मेरे साथ। तो यहाँ पे एम की बात मैं जब पूछूं आपसे, एम का मान यहाँ से, एम जो हम लोग ये निकाल रहे थे, तो अगर मैं इसके लिए पूछूंगी तुम क्या बताओगे, 0 है तो पहले क्या ले जाओगे, बोलो। तो यहाँ पे एम का जो मान होता है वो तुम जानते हो कि वो प्लस में हो सकता है और माइनस में हो सकता है, प्लस और माइनस में हो सकता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो -1 से +1 तक, ये चीज होता है ना, ठीक। तो यहाँ पे 0 है तो ये 0 रहेगा, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, -1, -0, +1। यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, फिर क्या हो जाएगा, +1, +2। इसी तरह फिर तुम्हारा 3 वाला भी होगा, बोलो हाँ या ना। इसी तरह तुम्हारा 3 वाला होगा। अब कक्षीय कुल संख्याओं का मान कितना हो जाएगा, अगर तुमसे बोला जाए कक्षकों की कुल संख्या, कक्षकों की इस तरीके से देखो, ये ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है, कक्षकों की कुल संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है, जो संख्या है ना बस इन्हीं को जोड़ दो। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये 0 है तो ये 1 है, यहाँ पे कितने हो गए बोलो, जोड़ो इसको। देखो तुम यहाँ पे करोगे तो 1 2 3, कितने हुए 3, तो यहाँ पे 3 हो गए। किसके लिए, पी के लिए। डी के लिए मैं पूछूं तो डी के लिए क्या बताओगे, 1 2 3 4 5, कितने हो गए बोलो, यहाँ पे कितने होंगे, 5 होंगे। देखो 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5 हुए ना। किसके लिए, डी के लिए। मैं लिख दूं भाई, नहीं तुम लोग पागल कर दोगे। तो यहाँ पे कितने हो गए ये, ठीक, ये डी के लिए है। फिर एफ के लिए,
तो एफ के लिए तुम निकालोगे 7 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 बढ़ जाएगा, देखो 3 हम इधर लिख देंगे, यहाँ पे देखेंगे बाकी चीजें सेम है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये किसके लिए आ रहा है? एफ के लिए आ रहा है। तो इतनी बातें इसमें है जो कि इसमें समझने वाला बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप चाहो इसको नोट कर लो, बार बार पढ़ोगे आ जाएगा, इसको नोट करो। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या कहा रहा है आपसे, पढ़ो इसको। बोला जा रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष पर चक्रण की दिशा को व्यक्त करता है, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही है? तुम यहाँ से क्या करना, एक काम करना, तुम डायग्राम अपने नोट्स में बना लेना, ठीक? इसको नोट्स बनाते चलना, बुक में जो भी डायग्राम होगा उसको प्रॉपर अच्छे से समझने के लिए बना लेना। यहाँ पर फिर यह क्वांटम संख्या पदार्थ के गुणों की संख्या को व्यक्त करता है। इसमें डायग्राम नहीं मिलेगा तो इससे बेहतर आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे ना, उसमें भी डायग्राम मिलेगा, तुम वहां पे बनाना। फिर बोला क्या जा रहा है, केवल नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते बल्कि अक्ष के परितः भी चक्कर लगाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त भी घूम सकता है और वामावर्त भी घूम सकता है, मतलब क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। इस प्रकार किसी निश्चित क्वांटम संख्या के लिए चक्रण संख्या के 2 मान होंगे। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें चक्रण संख्या के क्या होंगे, 2 मान होंगे अगर वो वामावर्त में चल रहा है, ठीक? अगर वो क्या कर रहा है, वामावर्त में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1/2 आ जाएगा। अगर वो क्या कर रहा है कि दक्षिणा में जा रहा है, ठीक, दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हो ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, -1/2 आएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये 2 मान निश्चित है। इन सब में से ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हारे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने लगते हैं। अब ये क्वेश्चंस लो अपने लिए, देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, n = 3 होने पर, ठीक, होने पर संभावित उपकोष क्या होंगे, होने पर संभावित उपकोष क्या होंगे। ये क्वेश्चंस हम कराए हैं, आपको उम्मीद है कि, मुझे उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे n = 3 दे दिया है, n = 3। अब हमें उपकोष निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, जल्दी से बताओ, l निकालोगे ना, यही चीज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे ना। तो यहाँ पे अगर हमें l निकालना होगा तो n = -1 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, n की वैल्यू रखो, यहाँ पे n की वैल्यू रखो, कितना है, 3 है, यहाँ से निकालो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं, बताओ 2 आएगा कि नहीं। अब 2 के लिए तुम्हें क्या करना होगा, अब तुम जानते हो कि हमारा l क्या होता है, l 0 होता है, फिर 1 होता है, सॉरी, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है। तो 0 पे कौन आता है, s आता है, और p 1 पे p आएगा सॉरी, 1 पे क्या आएगा, p आएगा, और 2 पे कौन आएगा, d आएगा ना। तो आपसे यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप बता सकते हो कि इनमें उपकोष कौन कौन हो सकते हैं। L2 हो गया, तो इसमें S भी होगा, P भी होगा और D भी होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे के पास आते हैं, इतना नोट करिए जल्दी से। अब इसको समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से, लेकिन इसमें कुछ चीजें आपको करनी होंगी, जो मैं बताऊंगी उसको आप करना, फिर चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। परमाणु कक्षकों का आकार क्या होगा, परमाणु कक्षकों का आकार कैसा होगा, S कक्षक होंगे, P कक्षक होंगे और D कक्षक होंगे, ये 3 हमें पढ़ने हैं। एक्स कक्षक की बात की जा रही है तो s ऑर्बिटल जो होगा वो s उपकोष में मौजूद होता है। s ऑर्बिटल कहाँ मौजूद होगा, s उपकोष में मौजूद होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। फिर उसके बाद बोला क्या जा रहा है, इस उपकोष के लिए l क्या होगा, 0 होगा, ठीक, तो m भी 0 होगा। बोलो भाई, यही तो हम बताए थे कि अगर आपका यहाँ पे देखो l 0 है तो m भी 0 हो रहा है, m भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक, यही चीज ये बोला जा रहा है। इस प्रकार केवल एक अभिविन्यास वाले s ऑर्बिटल में तीनों अक्षों के साथ इलेक्ट्रॉन घनत्व एक साथ गोलाकार में घूमते। ये कैसे होंगे, अगर इनके जो हम लोग बनाएंगे, ये तुम्हारा एक्सिस हो गया, ये कौन हो गया, y, और ये कौन हो गया, x, ठीक, और ये कौन हो गया, z एक्सिस। तो ये बोल रहा है कि बिल्कुल इस तरीके से घूमेंगे, बिल्कुल किस तरीके से घूमेंगे, ऐसे एक ही जगह। और बेटा खास बात इसमें ज्यादा ध्यान रखना कि अगर जहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा पाया जाता है उसे
नोड सतह कहते हैं या फिर नोडल कहते हैं, नोड सतह या फिर नोडल, इसको नोट भी कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज स्किप करना होगा तो कर भी सकते हो, कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन संभावना नाभिक के निकटतम ही पाई जाती है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो, वो क्या होंगे, नाभिक के निकटतम एकदम पास, क्योंकि ये गोलाकार स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा, गोलाकार इसका होगा इसकी संरचना। अब बात करते हैं हम लोग पी कक्षक की। पी कक्षक की बात करें तो ये डम्बलकार होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, डम्बल, इनका बोल सकते हो कि इनका आकार कैसा होता है, डम्बलाकार होता है। इसका कैसा होता है, डम्बलाकार आकार के होते हैं। अब यही में पी ऑर्बिटल में मौजूद होंगे, ये तो वही सेम लाइन है। अब देखो खास बात यहाँ पे, एल अगर हमारा 1 होता है तो हम आपको सिखाए थे कि पी होगा, एल अगर 1 होगा तो उसमें ऑफकोर्स कौन होगा, पी, क्योंकि एल अगर 0 है तो एस, 1 है तो पी, 2 है तो क्या हो जाएगा डी, 3 है तो एफ, यहीं पे वो चीज है। इस प्रकार में 3 ऑर्बिटल्स रहते हैं जिन्हें हम लोग कैसे कहते हैं, तुम लोग को जानते भी हो कि जो हमारा पी होता है उसमें 3 ऐसे होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाते हैं, 2 2 इस तरीके से, है ना, 3 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसको भी पढ़ाया जाएगा। तो ये कौन हो जाता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इसका मतलब ये है कि इस तरीके का अगर हम लोग बना रहे इसका एक्सिस, तो यहाँ पे वाई हो गया, जेड हो गया और एक्स हो गया, इस पर भी होगा ऐसे घूमेगा, इस पे भी घूमेगा और इस पे भी घूमेगा। देखो मेरा ये बिगड़ गया, लेकिन तुम लोग अपने से बना लेना, अच्छे से समझ में आ गया। अब बात यहाँ पर फंसती है कि इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, डी के लिए, डी का अक्षर सेम चीज वही है, कहाँ मौजूद रहेगा, डी ऑर्बिटल में मौजूद रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, ऑफकोर्स है, ठीक। अगर यहाँ पे डी हमारा कब आता था, जब हमारा 3 होता था कि 2 2 होता था। जब एल हमारा 2 है तो एम क्या आएगा, +2, सॉरी -2, -1, 0, फिर क्या आएगा +1 +2 ऐसे। तो ये 5 किसमें बढ़ते हैं, ये 5 उप कक्षकों में बट जाते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, तो लिखिएगा डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल 5 अभिविन्यास, अभिविन्यास में बट जाते हैं, लिख सकते हो बट जाते हैं, ठीक। कौन कौन सा होगा इनका, 5 कौन कौन सा होगा बता सकते हो, जल्दी से बताओ, इसमें 5 कौन कौन से होंगे। हाँ बिल्कुल भी बता सकते हो कि इसमें 5 कौन कौन से होंगे, तो आप बोलोगे क्या, डी एक्स वाई, फिर कौन होगा डी वाई एक्स, फिर कौन होगा डी वाई जेड, बोलो होगा कि नहीं, नहीं इसमें होगा डी एक्स, डी जेड एक्स होगा। फिर उसके बाद कौन होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी जेड स्क्वायर। ये 5 इसके उपकक्षक हो गए। आपको बस करना क्या है, इन सबके डायग्राम बना लेने हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इनका डायग्राम बना लेना अपने समझने के लिए। चलिए देखिए, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब ये बोला क्या जा रहा है, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब हम लोग वितरण करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब जैसे दान, किसी को जब हम दान देते हैं तो ये तो कहता है कि हम बहुत दानी है, दान दे रहे हैं ना, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉनों का जब हम लोग विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को वितरण करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में जाना जाता है। ऑर्बिटल में भरे इलेक्ट्रॉनों को निम्नलिखित का पालन करना पड़ता है या करना चाहिए। अगर ऑर्बिटल में भर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करना चाहिए। अब जैसे अगर कोई भी कहीं पर भी जाते हो, तुम्हें दान दक्षिणा देना होता है, तो वहां पे कुछ नियमों का भी पालन करना होता है ना, वहां पे लिखा रहेगा इस पेटी में डालिए, है ना, वो आपकी कमाई आपकी पेटी में ले रहे हैं। तो वही चीज है, यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित का पालन करना चाहिए। तो पहला कौन है, वही आपका फेवरेट, देखो कहीं पे ऑफ लिखा होगा ना, तो हम लोग सिंपल में ऑफ बाउ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे ऑफ भी लिखा होगा, ऑफ बाउ नियम, ठीक, ऑफ बाउ का सिद्धांत बोल सकते हो। दूसरा कौन सा होगा, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अपवर्जन सिद्धांत, ठीक।
तीसरा कौन सा है? हुंड का सिद्धांत। हुंड का सिद्धांत, अब बाउ प्रिंसिपल के ये सब चीजें। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कैसे कि अब बाउ प्रिंसिपल होता क्या है। बचपन में बहुत सुना था, जाना था, लेकिन अब इसको देखने की बारी आती है कि इसमें होता क्या है। पहले समझो यहाँ पे, आफ बाहु को कई लोग आफबो भी कहते हैं, मैंने वही बोला है। तो हम लोग आफ बाहु कहते हैं, आफबो भी बोला जाता है। तो आफबो जो है ना, वो क्या है? आफबो। आफबो एक जर्मन वर्ड है। क्या है बेटा? जर्मन वर्ड। आफबो एक जर्मन जर्मन शब्द है, ठीक, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ, तुम लोग नोट्स बनाते चलना, जिसका अर्थ क्या होता है? निर्माण होना, जिसका अर्थ निर्माण होना, ठीक, निर्माण होना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण होना। किसका? अफबो का। यही प्रिंसिपल दिया गया था, उन्हीं के नाम पर ये पड़ गया था। इस नियम में हम लोग क्या जानेंगे? इलेक्ट्रॉनों को भरना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस नियम के अनुसार भरना सीखते हैं। बहुत सिंपल से मैं बात बता दूं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस नियम के अनुसार जो कम ऊर्जा वाले कक्षक होंगे उनको पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, और जो अधिकतम वाले होंगे उनको बाद में दिया जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अगर घरों में हमारे 2 3 4 भाई बहन होते हैं, तो क्या होता है कि सबको तो एक जैसा वितरण होता रहता है, लेकिन जब बात आ जाती है सॉफ्ट करने की, जब पेरेंट्स की बात आ जाती है, तो उनमें कोई एक फेवरेट होता है बहुत सॉफ्ट से, उसको कोई भी आएगा एकदम, मतलब समझो उसको जो भी मान सम्मान जो भी प्यार कर लो सब उसी को मिलेगा, जो उसमें छोटा होगा, जिसका कम हो जाए। तो वही छोटे बच्चे अगर आ जाते हैं, देखो वो सारी अपने मतलब कि सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वही चीजें बोला जा रहा है कि वो कम ऊर्जाशील वाले हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि जो कम ऊर्जाशील वाला कश्यप होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ये कौन बोला था? आप बाऊ बोले थे। कौन बोले थे? आप बाऊ। अब इसको बनाने के लिए इसमें बोला जाता है कि इसमें इसको बनाएंगे, कष्ट बहुत है। एक सीरीज याद कर लो, सीरीज की तरह। तो यहाँ पे कौन होगा? 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, इस तरीके से याद करो। फिर यही सीरीज अपनाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2p 3p 4p 5p, ठीक, 5p 6p 7p। अब बात करते हैं 3 की। आ जाओ यहाँ पे, 3d 4d 5d और कितना हो जाएगा? 6d, ठीक। अब फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करें? f की बात कर लें। f में क्या हो जाएगा? 4f 5f, यहाँ पे 4f 5f, ये हो गया। इस तरीके से सीरीज याद रहेगा ना। देखो कहाँ पे मैंने घटा दिया है, कहाँ पे नहीं। इस तरीके का सीरीज याद रखो। फिर इलेक्ट्रॉन भरना चालू करो। इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 भरते हैं। तो पहले यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक, बोलो, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर इस तरीके से, फिर कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ इस तरीके से यहाँ पे भरा जाएगा। इसको थोड़ा नीचे कर दूं। हाँ, अब ये तुम्हें समझना होगा, जानना होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जा रहे हैं, सीखना होगा। क्या करोगे? इस तरीके से लेकर आओ, इलेक्ट्रॉन को भर दो, फिर इधर लेकर जाओ, फिर यहाँ लेकर जाओ, ऐसे, ठीक, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाएंगे। तो पहले क्या होंगे? जो कम ऊर्जा वाला होगा वहां से भरा जाएगा। देखो ये कम ऊर्जा, फिर ये कम, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब इस तरीके से भरा जाएगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा इसमें है तो ये सबसे लास्ट में भरेगा। ऐसे बात समझ में आ रही है? एक्सेप्शन कई जगह होता है, ये चीजें याद रहेगा तो तुम्हारे 12th में काम आएगा। तो इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे? डिफिनीशन क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार लिखना इसमें, इस नियम के अनुसार अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले
पहले सबसे कम कम ऊर्जा वाले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। उसके पश्चात अधिक ऊर्जा वाले में जाते हैं ना, अधिक ऊर्जा, ठीक, लिख लेना आगे, अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। तो ये चीजें समझ में आई होंगी कि ये कैसे हो रहा है, ठीक, इतना नोट करिए, फिर आगे लिखवा देते हैं। 2 टॉपिक और बचा है, फिर उसको कवर कर लेते हैं। देखो इसमें देखो इस नाम से जानते हैं, पाउली बहिष्करण सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, परेशान नहीं होना। इसमें क्या बोला जा रहा है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या का मान समान, क्या बोला जा रहा है, समान नहीं होता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया होता है, ठीक, तो यहाँ पे समान नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा विपरीत स्पिन में समायोजित होते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मान लीजिए ये हमारा s ऑर्बिटल है, ठीक, s का एक ही होता है ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे विपरीत स्पिन में, मतलब ऐसे, ठीक, इस तरीके से भरे जाएंगे। इसका कहना ये है कि तुम जिस भी इलेक्ट्रॉन को जिस भी ऑर्बिटल में भरो, पहले क्या करो, युग्मित इलेक्ट्रॉन कर दो, क्या कर दो, युग्मित, देखो जोड़े के रूप में उनको भरते जाओ विपरीत स्पिन में, फिर उसके बाद वाला भरना, फिर उसके बाद वाला, पहले तुम 2-2 का पेयर बनाते जाओ, भरते जाओ। सपोज करो कि एक रूम है, ठीक, उसमें क्या बोला जा रहा है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो क्या कर, फिर हमारे पास तीसरा चौथा ऐसे भी कई सारे रूम है, तो उसमें ये मानना होता है कि पहले तुम इलेक्ट्रॉन 2-2 रूम में भरते जाओ, क्या करो, भरते जाओ, फिर बाद में जो देखा भरा जाएगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसी का अपोजिट हुंड का नियम आया। हुंड के नियम ने बोला, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को एक उपकोष की कक्षा के बीच तरह विपरीत किया जाता है ताकि समानांतर स्पिन के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए। बोला जा रहा है कि भाई मेरे पास अगर यहाँ पे समझो, हमारे पास अगर कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास क्या हो गया है, पी कक्षक है, कितने हैं, पी कक्षक है, तो पी कक्षक में कितने होंगे ऑर्बिटल, 3 होंगे, पता है ना। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाते हैं, तो ये बोल रहा है हमारे पास है इलेक्ट्रॉन कितना, 4, तो बोल रहा है कि पहले तुम सिंगल सिंगल भरो यहाँ से ऐसे, तो हमारे पास 4 हो गए, एक और, तो ये वही बात बोल रहा है कि पहले तुम सिंगल सिंगल सबको दे दो, फिर जब हमारे पास बचेगा तो फिर उसको दोबारा देना शुरू करो। जैसे मान लो स्कूल हो, उसमें बच्चे हो, तो पहले क्या करो, सबको एक एक चॉकलेट दो, फिर बच रहा है तो फिर दोबारा दो। और यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, पहले 2-2 दो, घट जाएगा तो देखा जाएगा क्या होगा। यहाँ बोल रहा है कि नहीं, पहले सबको एक एक बराबर दो, फिर उसके बाद जो बचेगा तब दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आ रही है, ये कैसे हो रहा है, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरा जो हमारा नियम आ रहा है इसके बाद वाला, वो बहुत खास नहीं है लेकिन है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, n+1, ठीक, यहाँ पे लिख लेना, n+1l का नियम, ये नियम क्या बोलता है, ये नियम बोल रहा है कि चलो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उनके कक्षक हमें निकालने हैं, कक्षक है पता करने हैं, कक्षक हमें करने हैं, तो अगर n कम हो रहा है, ठीक, n इसमें क्या है, n अगर इसमें कम है, n की वैल्यू अगर कम आ रही है तो आप क्या करोगे, तो l का मान जो होगा, n की वैल्यू कम होनी चाहिए, या फिर मान लो n का मान समान हो गया तो क्या होगा, ठीक, समान बराबर हो गए तब क्या करोगे, तो तुम्हारा जो n+ की वैल्यू आ रही है ना, वो कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मान अगर समान आ गया तो क्या करोगे, तो कम के लिए बोला जा रहा है। फिर दूसरी बात बोली जा रही है उसी तरह l के लिए भी, कि l की वैल्यू का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर l का मान समान आ गया तब क्या करेंगे, इफ l का मान, ठीक, l का मान समान हो तब क्या करेंगे हम लोग, वही चीज है कि अगर l का मान कम होना, n का मान कम होना चाहिए, लेकिन अगर समान आ जाए तब क्या करेंगे, उसी तरह l का मान भी कम होना चाहिए लेकिन समान आ जाए तब क्या करोगे, तब तुम्हें यही करना पड़ेगा कि
n प्लस l का मान हमेशा कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, एग्जाम्पल अगर समझोगे तो बेहतर तरीके से समझ पाओगे। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है 3s है और क्या है 3p है। अगर हम n की वैल्यू निकाले और l की वैल्यू निकाले बेटा, देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, यहाँ पे भी 3 आ गई। देखो यहाँ पे n का मान समान है, बिल्कुल इसी तरह n का मान समान हो गया, तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन तब कैसे भरे जाएंगे, तब l की वैल्यू जिसकी कम आनी चाहिए, तब l की वैल्यू कम आनी चाहिए। अगर l की वैल्यू समान आ गई तब n की वैल्यू कम आनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो l की वैल्यू s के लिए कितनी होगी 0 होगी, p के लिए 1 होगी। तो बेटा जी यहाँ पे अगर l की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरे जाएंगे, इस वाले में। बात समझ में आ रहा है? ये कह रहा है, सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि अगर मान लो n की वैल्यू कम है, n की वैल्यू कम आ गई तो हम उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, लेकिन अगर n की वैल्यू बराबर आ गई तो क्या करेंगे, तो बोल रहा है कि तब l का मान कम होना चाहिए, तब l का मान कम होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि अगर मान लो n की भी वैल्यू बराबर आ गई तो तुम्हें m की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, कम हो देखनी पड़ेगी, तब जिसका कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। बात समझ में आनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो अपने अगले चैप्टर की बात करेंगे, ठीक। बस उम्मीद यही करते हैं कि जो भी आपके डाउट होगा, अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बता देना। चीजों को समझना, नोट करते हुए चलना। क्वेश्चंस भी कुछ करा दिए हैं, कुछ करते से रहना, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आनी चाहिए। तो अब तुम लोग क्या करना, अपना नोट्स बनाते चलना, वही नोट्स तुम्हारे एग्जाम में काम आएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।